गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ओके, क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप सबको वीडियो भी क्लियर दिख रहा है? क्या आप सबको जो मैंने स्क्रीन शेयर की है प्रेजेंटेशन की वो भी क्लियर दिख रहा है? ऑल राइट। एक बच्चे ने लिखा है शक्तिमान। उसको जो इमेज दिख रही है उसने कहा शक्तिमान। सर ये क्या भयानक चीज है। ओके चलिए बताता हूं। सो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो, क्योंकि इधर से सब कुछ ओके है। बहुत सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है, मतलब यहां से सब कुछ ओके है। ठीक है, तो आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश जरूर कर लें ताकि सब कुछ क्लियर आए। और आज की क्लास में आप सबको कॉपी और पेन लेके बैठना है, लेकिन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपसे जितना भी डिस्कस करूंगा उसे आप समझें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे जरूर कॉपी में लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। ठीक है, उसे कॉपी में लिख लिख के याद करने की कोशिश करो ताकि जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपको जवाब देने में आसानी हो। लेकिन आपको आज नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके जो भी पुराने डाउट हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं अलग से। आप सबके लिए जो टाइम रहेगा, जैसे मैंने कहा था कि बच्चे इवनिंग और मॉर्निंग पूछ सकते हैं क्लास के बाद, तो आप सब जो इवनिंग वाले बैच के बच्चे हैं आप मुझसे मॉर्निंग में डाउट पूछ सकते हैं कल क्लास के बाद। ठीक है, तो कल जो भी आपकी दोपहर में आखिरी क्लास होती है उसके बाद आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि इस चैप्टर का नाम बता रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात कर रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। और मैं सच बताऊं, आज भी अगर मैं बच्चों से पूछूं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बहुत सारे बच्चे आज भी एटम का स्ट्रक्चर यही बताते हैं कि बीचों बीच न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। यार ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, ये जो एटम का मॉडल आपके जहन में बसा हुआ है, ये बहुत पुराना मॉडल है। ये इतना पुराना मॉडल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो सर आज का मॉडल दिखता कैसा है? आज का जो एटम का मॉडल है आखिर वो है कैसा? आज का जो एटॉमिक मॉडल है वो है कैसा? तो इस चैप्टर में आपको मैं यही बताऊंगा कि कहां से एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। उसके पहले आज का जो मैं आपको हैंडआउट शेयर करूंगा उसमें आपको एक लिंक भी मिल जाएगी। उस लिंक की मदद से आप लोग सारे हैंडआउट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक भी मैं इसी हैंडआउट में शेयर कर दूंगा, तो ये भी आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा मैंने कहा कि जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग शुरू करेंगे आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से, आखिर एक एटम के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट कहां से किया, और उस स्टार्टिंग पॉइंट से आज का जो हमारा मॉडर्न टाइम है, हमारा जो एडवांस टाइम है, वो सारा का सारा क्या है उस पर बात करेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत न्यूमेरिकल है और इसमें से सवाल आते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला सवाल आता है, सर आखिर ये एटम है क्या? एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि बेटा किसी भी सब्सटेंस का, मैं आज आपसे बातें बहुत कम करूंगा, जब मैं बातें करूं तभी रिप्लाई करना है, मैं आपके चैट अभी नहीं पढ़ूंगा। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, आप सबको ध्यान से सुनना है बेटा। ठीक है, ठीक है क्या? तो आप सबको अभी ध्यान सुनना है, जब मैं पूछूं तभी जवाब आज देना रहेगा और मैं आपसे टाइम दूंगा, बेटा कोई डाउट हो तो पूछो तब पूछना। ठीक है, अदरवाइज सुनना है। तो एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि बेटा एक छोटे से पेपर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, तो बच्चा कहेगा सर पेपर ही है। ये कुछ ऐसा है, ये मान लीजिए पेपर है, मैंने इस पेपर का एक छोटा सा हिस्सा पूछा क्या होगा। तो एक छोटा सा बच्चा है, उसने पेपर को छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया। वो छोटा करता जाएगा और तब तक छोटा करता जाएगा जब तक उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर का हिस्सा नहीं आ जाएगा जो उससे अब और छोटा नहीं होगा। उस बच्चे के लिए इस पेपर का इस पेपर का सबसे छोटा हिस्सा इस पेपर का सबसे छोटा हिस्सा आज भी एक पेपर है। यही सवाल आज से कई साल पहले लोगों के मन में था, लोगों के जहन में था कि आखिर किसी मैटर को बनाने वाले सबसे छोटी छोटी चीज है क्या। तो लोगों ने उस सबसे छोटी चीज को नाम दिया एटम।
जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं एटम। वहीं से नाम पड़ा एटम। एटम था ही यही जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन सबसे पहले उन साइंटिस्टों में थे जिनके रिटन प्रूफ मिलते हैं उनकी सबसे पहली थ्योरी की, जिन्होंने कहा कि जो मैटर है, दुनिया का कोई भी मैटर है, वो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसका नाम है एटम। ऐसा सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति थे जॉन डाल्टन, और तब से लेके आज तक हम उसे एटम ही पुकारते आ रहे हैं। एटम उनकी नजर में सबसे छोटा हिस्सा है। एटम उनकी नजर में कुछ ऐसा है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते। एटम उनकी नजर में किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है। तब साइंस बहुत 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 पीछे था, लोग नहीं जानते थे एटम के अंदर भी कुछ होता है। उसी समय डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। वो जो एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे बेस्ड थी। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो किस लॉ पे बेस्ड है। तो आपको याद रखना है, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। उनका कहना बहुत सिंपल था कि दुनिया का हर एलिमेंट बहुत छोटे छोटे हिस्सों से बना होता है, जिसे उन्होंने एटम कहा। उन्होंने कहा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है वो सिमिलर होता है। मतलब मान लीजिए इस रिमोट के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो जो भी एलिमेंट है, वो जो भी एलिमेंट है उसके जैसे भी एटम है, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। उनका मास सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, उनमें जो भी जैसा भी जो कुछ है वो सब कुछ सिमिलर है। पर अगर एलिमेंट को बदल दोगे, अगर एलिमेंट बदल जाएगा तो उसका एटम भी बदल जाएगा। अगर अगर एलिमेंट बदल जाएगा तो उसका एटम भी बदल जाएगा। तो ये नया एलिमेंट है, इसमें नए टाइप के एटम है, वो जो नए टाइप के एटम है वो सब के सब एक जैसे हैं। इस एलिमेंट का एटम और इस एलिमेंट का एटम दोनों सेम नहीं हो सकते, पर इसके जो भी एटम है वो सारे सिमिलर होंगे, इसके जो भी एटम है वो सारे सिमिलर होंगे। मतलब आज की साइंस से आप सोचो तो बहुत बेसिक लगता है, पर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन के ही तो एटम होंगे, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन के ही तो एटम होंगे। ऑक्सीजन के सारे एटम ऑक्सीजन के सिमिलर होंगे, नाइट्रोजन के सारे एटम नाइट्रोजन के सिमिलर होंगे। उन्होंने कहा कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, उसे आप तोड़ नहीं सकते हो, उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, वो अविनाशी है, वो अजर है, वो अमर है, उसे आप नया नहीं बना सकते, उसे आप तोड़ नहीं सकते। उन्होंने एटम को बिल्कुल भगवान का रूप दे दिया। ये कुछ ऐसा था जैसे कड़कड़ में भगवान व्याप्त है। उन्होंने कहा एटम भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, ऐसा डाल्टन साहब का कहना था भाई। उन्होंने कहा किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो है एटम, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आप सब देख सकते हैं इनकी जो बातें थी कितनी पुरानी है, आज हम कितना कुछ जानते हैं। सर ऐसा नहीं है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पर ये उस समय की बात हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि देखो यार, एटम के अंदर एटम को अपन तोड़ नहीं सकते। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कई सालों तक बहुत बहुत फेमस रही, लेकिन जैसे ही लोगों ने एटम के छोटे हिस्से, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज कर ली, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वहां पे टूटने लगी। एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ऐसा मानना था डाल्टन का। लेकिन जैसे ही एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल आए, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल आए, मतलब एटम के छोटे छोटे हिस्से आए, तो ये जो डाल्टन की थ्योरी थी इसका टूटना तो जायज था, क्योंकि डाल्टन के पास कोई खास प्रूफ नहीं था। नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, नए नए डिस्कवरीज हुई, और एक एक करके सब एटॉमिक पार्टिकल आते गए। ये जो डिस्कवरीज हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मेथड समझने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां से आया। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है प्रोटॉन कहां से आया। आपको जानने की आवश्यकता नहीं है न्यूट्रॉन कहां से आया। वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस अब अपने नीट का सिलेबस नहीं है। आपको याद ये रखना है छोटी छोटी बातें, बेसिक थी, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज करने वाले थे जे जे थॉमसन। हालांकि
एक एक्सपेरिमेंट को कभी कोई एक साइंटिस्ट शुरू करके खत्म नहीं करता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के पीछे भी कई साइंटिस्टों का हाथ है, लेकिन जो क्रेडिट मिलता है, जो कंट्रीब्यूशन का मेन क्रेडिट दिया जाता है, वो जे थॉमसन साहब को दिया जाता है। उन्होंने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है कैथोड एक्सपेरिमेंट। कैथोड एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेसिक था। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में हर मैटर में एटम होता है। बोले अगर हर मैटर में एटम होता है तो इलेक्ट्रोड में भी तो एटम होगा। उन्होंने लिया इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड लिया, एक दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हाई पोटेंशियल बैटरी से जोड़ दिया। जब हाई पोटेंशियल बैटरी से जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो भी अंदर होता है वो निकल के बाहर जाना चाहता है। ये कुछ ऐसा है कि मान लो मेरे पास दो मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड को आपने वायर लगा के कहीं प्लग में चिपका दिया, तो जैसे ही मेटल की रॉड को टच करोगे वहां पे चिंगारी आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस आती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और चिंगारी आती है। जैसे जैसे आप उसकी डिस्टेंस को बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना यार। पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रोड के अंदर जो भी सबसे छोटी चीज होगी वो निकल के बाहर जाना चाहिए। मतलब इसको अपन ऐसे फील कर सकते हैं, हमने एक ताकत की मदद से उसके अंदर जो भी है उसे पुल किया, वो अपने आप बाहर नहीं निकल रहा था। डाल्टन साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा एटम है। लोगों के मन में जिज्ञासा जागी, मुझे एटम देखना है। उसे वो खींच के देखना चाहते थे, हाथ से खींच नहीं पा रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा के उसे खींचा। बोले जैसे बाहर जाएगा हम देख लेंगे, अरे ये तो एटम है। इलेक्ट्रोड लगाया, उसे डिस्चार्ज ट्यूब में भरा, अंदर का प्रेशर बहुत कम रखा, अंदर का प्रेशर बहुत कम रखा, बैटरी लगाई, बटन को ऑन किया, उनको लगा कुछ ना कुछ होगा और हुआ भी। जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, वैसे ही यहां से छोटे 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 पार्टिकल ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, वैसे यहां से छोटे छोटे पार्टिकल ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्टिकल थे ये निगेटिव सबमिट हो रहे थे। ये जो निगेटिव टर्मिनल होता है बच्चों, इसे हम लोग कैथोड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। क्योंकि ये किरणें, ये रेज कैथोड से एमिट हो रही थी, उन्होंने इसका नाम दिया कैथोड रेज। क्या नाम दिया? कैथोड रेज। कैथोड रेज इसलिए कहा क्योंकि ये कैथोड से ही एमिट हो रही थी। जब बैटरी के टर्मिनल को बदल दिया तो कैथोड रेज जो यहां से एमिट हो रही थी, अब वो यहां से एमिट होने लगी। उनको लगा भाई ये रेज है क्या, ये जो एमिट हो रहा है कैथोड से, ये है क्या? इसको समझना चाह रहे थे। बोले क्या यही एटम है या ये कुछ और है? ये समझने के लिए उन्होंने इसके चारों तरफ यहां पर एक जेडनेस की स्क्रीन लगाई। ये जो जेडनेस होता है ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। जो ये जेडनेस होता है ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल की खासियत होती है कि जब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल गिरता है, जब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो उसमें सिंसलेशन होता है। उसमें सिंसलेशन वैसा ही होता है जैसा दिवाली में जब आप फुलझड़ी जलाते हैं तो फुलझड़ी जलाते समय वो छोटे छोटे तारों जैसे चमकते हैं, छोटे छोटे। इसे बोलते हैं अपन सिंसलेशन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर सिंसलेशन तभी होगा जब कोई चार्ज पार्टिकल आके गिरेगा। न्यूट्रल पार्टिकल के आने से सिंसलेशन नहीं होगा। यहां से कुछ निकल रहा था, जैसे ही इधर जा रहा था वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा था, और जैसे जाके उधर गिर रहा था वहां पे सिंसलेशन हो रहा था। लोगों को ये लगा भाई साहब ये जो भी है, ये जैसा भी है, जरूर निगेटिव चार्ज की जैसा है। बोले चार्ज है क्योंकि सिंसलेशन हो रहा है, निगेटिव है क्योंकि पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। हमेशा निगेटिव से निकलता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। इसका ये मतलब है कि वो जो भी है, जैसा भी है, जैसे भी निकल रहा है, वो जरूर कुछ ऐसा है जो निगेटिव के जैसा है। डाल्टन साहब ने कहा कि एटम सबसे छोटा हिस्सा है, पर इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि जरूर उस मैटर के अंदर कुछ ऐसा है जो निगेटिव के जैसा है। उस समय तक इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा था। उसी समय एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था स्टोनी। स्टोनी ने पहली बार कहा ये जो भी है, जैसा भी है, इसका नाम आज से दुनिया पुकारेगी इलेक्ट्रॉन, और इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। तब से आज तक हम इसे इलेक्ट्रॉन ही कह रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, सच में ये जो कैथोड रेज थी, दीज कैथोड रेज आर बेसिकली बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे लोगों ने उस समय रेज माना, जिसे लोगों ने सिंपली कैथोड रेज माना, उसे उन्होंने कहा कैथोड रेज आर बेसिकली
are basically stream of negative चार्ज पार्टिकल। मतलब आप उसे रेज मान रहे थे, वो अलग बात है, सच में वो रेज नहीं है, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके उधर सिंथेसिस कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यार इन इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज होगा। उसी समय एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ, मॉलिक्यूलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था, जिससे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, नाम सुनते हो, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आता है वो आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। पहली बार हमें पता चला कि उसमें जो है वो नेगेटिव के जैसा है, और वो जो भी है उसका चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। कुछ और एक्सपेरिमेंट की मदद से उन पार्टिकल का E/m का रेशियो निकाला। E/m को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। E/m का रेशियो निकला, अपन ने E तो निकाल ही लिया था, E/m का रेशियो आ गया। E/m का रेशियो आ गया, चार्ज अपन ने पहले निकाल लिया था, वहां से इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। सबसे पहले ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला, फिर स्पेसिफिक चार्ज E/m निकला, और स्पेसिफिक चार्ज की मदद से इलेक्ट्रॉन का मास निकला। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, तो लोगों ने सोचा यार ये जो कैथोड रे है इसका चार्ज और मास का जो रेशियो है वो तो हमेशा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास फिक्स है, इसी वजह से उसका जो चार्ज और मास आ रहा था, उसका जो स्पेसिफिक चार्ज आ रहा था, वो भी फिक्स है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज फिक्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। वो गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर 1, कैथोड रे में जो चार्ज और मास का रेशियो आया था, वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो था। क्लियर? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन खोज किसने करी, किस एक्सपेरिमेंट से आया, बस इतना याद रखना है। ठीक है? स्टोनी नाम ने इलेक्ट्रॉन कहा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो होता है वो फिक्स होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ये सारा डाटा भी अपन याद करेंगे। क्लियर? अब यार इलेक्ट्रॉन आ गया, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, सर क्या ये सब इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, मैं टाइम पास कर रहा हूं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो पूरा एक्सपेरिमेंट बात करते ना, आपको लिमिटेड दिया गया, जितना दिया गया उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद अब यार हुआ क्या कि अपने पास आ गया चार्ज और मास का रेशियो, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। तो लोगों ने सवाल पूछा कि सर एक बात बताओ कि अगर पार्टिकल के अंदर, अगर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज यहां है तो नेगेटिव चार्ज यहां है, नेगेटिव चार्ज यहां भी है, नेगेटिव चार्ज यहां भी है, तो सर नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन होना चाहिए ना, ये रिपल्शन क्यों नहीं होता? तो लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, हाँ यार बात तो सही है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जरूर अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, जरूर अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है? अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, सर ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है? बेटा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना, वहां पढ़ेंगे। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला। ऑलराइट, बस अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है? चलिए, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, लोगों ने सोचा भैया प्रोटॉन भी होना चाहिए। उसी समय एक्सपेरिमेंट होता है दूसरा, जिसका नाम है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट की मदद से पता चला, लिसन केयरफुली, मेरे वर्डों को पकड़ना, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से पता चला, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है। बाद में पता चला कि वो प्रोटॉन होता है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट ने पॉजिटिव चार्ज का कंफर्मेशन दिया। कैसे दिया? वही सारा सेटअप था, वही डिस्चार्ज ट्यूब था, बस फर्क इतना था, यहां बीच में परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे होल थे, छोटे छोटे होल थे। अब हुआ क्या, अंदर गैसेस के एटम भरे थे। अंदर किसके एटम भरे थे? गैसेस के।
अंदर गैसेस के एटम भरे हैं। ये मान लीजिए गैस का एटम, किसका एटम है? गैस का। हमें जो पता है उसकी बात कर रहे हैं, जरा सुनिएगा बच्चों ध्यान से। ये गैस का एटम है, बीचों बीच न्यूक्लियस है, बोलो हाँ या ना। गैस का एटम है, बीचों बीच न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन। और कौन होता है? न्यूट्रॉन। बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो गैसेस के एटम आयोनाइज हो जाएंगे। ये हम हमारे आज के नॉलेज से कह रहे हैं। फिर यहां क्या हुआ, बात करते हैं। तो हमारा आज का नॉलेज क्या कहता है कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो बचेगा रिमेनिंग, जो बचेगा वो पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम है। वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम है, वो प्रोटॉन नहीं है, वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम है। तो यहां पे गैसेस भरी थी बेटा। अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो गैसेस से जो इलेक्ट्रॉन थे बाहर निकल गए। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल गए। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। ये सब किधर जा रहे थे? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो और क्या बचा? अंदर गैसेस भरी थी, और क्या बचा? अंदर जो बचा वो था पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम। पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम था, ये इस होल से बाहर निकल के भाग रहा था नेगेटिव तरफ। तो लोगों ने कहा देखो देखो कुछ ऐसा है जो नेगेटिव तरफ आ रहा। बोले यार जो नेगेटिव तरफ आ रहा, इससे पता चल गया कि जरूर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। मतलब ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। बाद में फिर उसी पॉजिटिव चार्ज से पता चला प्रोटॉन होता है, जो सब आप फिजिक्स में देखते हो, रदरफोर्ड वगैरह वो सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की जो खोज करी, पॉजिटिव चार्ज या एनोड रे एक्सपेरिमेंट जिसने किया, वो थे गोल्डस्टीन। एनोड रे एक्सपेरिमेंट करते समय अंदर गैसेस भरी होती है, आपको ये याद रखना है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रेज होती है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का बीम होती है। लेकिन जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, ये जो एनोड रेज है, बेसिकली ये जो एनोड रेज है, एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है। ये जो एनोड रेज है, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम है। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम है, तो गैसेस का मास अलग होगा, गैसेस का एटॉमिक मास अलग होगा, गैसेस का एटॉमिक मास अलग होगा, इसीलिए उनका चार्ज और मास का रेशियो भी अलग होगा। तो आपको याद रखना है कंसेप्ट क्या, सुनिएगा ध्यान से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में E बाय एम का रेशियो कांस्टेंट होता है। लेकिन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में E बाय एम का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड होता है, वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड होता है। गैस बदलोगे तो मास बदलेगा, तो चार्ज और मास का रेशियो भी बदल जाएगा। क्लियर? अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया। फिर कई सालों के बाद खोज होती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने। जब हमने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं अल्फा पार्टिकल होता क्या है। बच्चों से पूछा जाए अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो वो कहते हैं सर 4 हीलियम। गलत है, 4 हीलियम अल्फा पार्टिकल नहीं है। 4 हीलियम अल्फा पार्टिकल नहीं है, ये हीलियम का एटम है। इसके बीचों बीच न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 है। हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल नहीं होता है। जब आप इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो ये पॉजिटिव चार्ज एटम बचता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये पॉजिटिव चार्ज एटम बचता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज एटम बचता है, जो ये डबली पॉजिटिव चार्ज एटम बचता है, पॉजिटिव नहीं डबली पॉजिटिव चार्ज एटम बचता है बेटा, वो अल्फा पार्टिकल होता है। मतलब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालो, वो अल्फा पार्टिकल नहीं है। जब इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे, उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो सवाल पूछा जाता है क्या हीलियम अल्फा पार्टिकल है? नहीं।
तो सवाल पूछा जाता है क्या पॉजिटिवली चार्ज हीलियम अल्फा पार्टिकल है? नहीं। सवाल पूछा जाता है क्या डबली पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है हीलियम का एटम? हाँ साहब, हीलियम डबली पॉजिटिव चार्ज जब होता है वही अल्फा पार्टिकल होता है। तो अल्फा पार्टिकल को जब बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट कराते हैं तो कहीं जाके न्यूट्रॉन आता है, जिसे आप मॉडर्न फिजिक्स में खूब डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई। इन तीनों की खोज से लोगों को पता चल गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। लोगों को पता चल गया कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो कहती है सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है, वो सही नहीं है, एटम से छोटा भी कुछ होता है। मॉडर्न फिजिक्स बेटा, मॉडर्न फिजिक्स, ओके। एटम से छोटा भी कुछ होता है, ये तो था उस समय का सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हुआ क्या बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया तो यार अब थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट तो किया ही था, तो थॉमसन ने, साइंटिस्ट तो थे ही से। अब सवाल खड़ा होने लगा कि सर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, वो आखिर कहां होता है, वो कैसे होता है? कहां इलेक्ट्रॉन होता है, कहां प्रोटॉन होता है, कैसे होता है? थॉमसन ने कहा मैं बताऊंगा आखिर एक एटम का एटॉमिक मॉडल कैसा दिखता है। एक एटम का एटॉमिक मॉडल कैसा दिखता है, सबसे पहले थॉमसन साहब ने कहा देखो यार, जो एटॉमिक मॉडल है वो बहुत आसान है। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, उसके पहले अपन ने अभी जो बात करी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, इसमें आप सबको इतना डाटा जरूर पता होना चाहिए। एक बार सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम का। आप सबके पास कॉपी पेन है, डाटा याद करना है बेटा, है ना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम का। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं बेटा, जो चार्ज है, क्या वो एक फिजिकल क्वांटिटी है? जो चार्ज है क्या वो एक फिजिकल क्वांटिटी है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना भी। जो चार्ज है क्या वो एक फिजिकल क्वांटिटी है? जैसे वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसी का भार एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसी प्रकार से चार्ज, चार्ज क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो या तो होती है या तो नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती। किसी का वेट है तो है, -20 kg नहीं होता। किसी का लेंथ है तो है, -10 मीटर नहीं होता। लेंथ या वेट या जो फिजिकल चीजें हैं वो निगेटिव नहीं होती। तो उसी प्रकार से जो चार्ज है, चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और चार्ज क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम भी होगा। जो कूलॉम है वो चार्ज यूनिट है। लेकिन सर फिर भी हम माइनस साइन क्यों लगाते हैं? जो माइनस साइन लगाते हैं, किसी भी फिजिकल चीज के पहले जो माइनस साइन लगाया जाता है, वो हमें कोई संकेत देता है, वो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के पहले जो माइनस साइन लगाया है, वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि दूसरा एक पार्टिकल प्रोटॉन है जिसके साथ ये अट्रैक्शन में। इसको आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम का, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम का। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन फोर्स को समझाने के लिए अपने को दो पोलैरिटी को बताना था। दो पोलैरिटी को बताने के लिए एक पोलैरिटी को प्लस बोला, एक पोलैरिटी को माइनस बोला। ये उस अट्रैक्शन बिहेवियर को समझाने के लिए माइनस चार्ज लगाया। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू कूलॉम है, माइनस साइन अट्रैक्शन बिहेवियर को बताता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है, एक्चुअल में जो मास होता है इसे अपन बोलते हैं रेस्ट मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट से आया है, जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है वो होता है 9.1 इंटू 10 -31 केजी। सर ये कैसे आया? सबसे पहले बेटा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज पता चला था। जब चार्ज मिल गया था उसके बाद चार्ज और मास का रेशियो आ गया था। ये चार्ज और मास के रेशियो से अपन ने मास निकाल लिया था। इससे जो मास निकला था वो आता है 9.1 इंटू 10 -31 केजी। इसे ही जब हम एएमयू में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में होता है 0.00055 एएमयू। ठीक है, अब ये रहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये रहा इलेक्ट्रॉन का मास।
जब आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो निकालते हो तो बच्चों इसे ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज ई बाय एम। जो ई बाय एम आता है वो आता है 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। 1.76 इंटू इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिक चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, या आपसे बोले कैथोड रे का तब भी यही होगा। क्यों, तो कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन ही है, और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बोले या कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज बोले, बात बराबर है। क्लियर। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁴ केजी। बच्चों कुछ समय पहले आपको मैंने एएमयू बताया था, क्या आप सबको 1 एएमयू में कितना ग्राम होता है याद है? क्या आप सबको 1 एएमयू में कितना ग्राम होता है याद है? एक एएमयू में कितने ग्राम होते हैं? एक एएमयू में होते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यस और नो? अरे भैया ध्यान से देखो, ये है 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यार ये एक एएमयू के लगभग बराबर ही तो है, ये एक एएमयू के लगभग बराबर ही तो है। इसी वजह से जब इसे एएमयू में लिखते हैं तो आता है 1.007 एएमयू। 1.007 एएमयू ये प्रोटॉन का मास है। ठीक, इसके लिए जो स्पेसिफिक चार्ज आता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आता है 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। ये डाटा आपको याद नहीं करना, इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना है, एएमयू में मास याद करना है, चार्ज याद करना है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। जब चार्ज जीरो है तो इसका चार्ज और मास का रेशियो कितना होगा, जीरो। सो सिंपल, ई बाय एम, ई की वैल्यू कितनी है, जीरो। जब ये जीरो है तो इसका ई बाय एम कितना होगा, जीरो। स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, जीरो। लेकिन जो न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों देखिए जरा, 1.675 इंटू 10⁻⁴ ग्राम होता है। ध्यान से देखो, ये है 1.672, ये है 1.675। मतलब जो न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसे अगर अपन याद करें तो ऐसे याद करेंगे, जो प्रोटॉन है सबसे भारी कौन हुआ, न्यूट्रॉन। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, आप ध्यान से देखो, जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008 एएमयू, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.007 एएमयू, और इन सब से बहुत 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 छोटा होता है 0.00055 एएमयू इलेक्ट्रॉन का मास। ये तीनों डाटा आपको याद रखना है एएमयू में। न्यूट्रॉन का मास एएमयू में, प्रोटॉन का मास एएमयू में, इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में। आपको तीनों डाटा याद रखना है एएमयू में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों लगभग 1 एएमयू है ना। आप सब जानते हैं अपने आज के नॉलेज की मदद से कि जो एटम है उसके बीचों बीच न्यूक्लियस है। जो एटम है उसके बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है, होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं, बोलो हाँ या ना। एक एटम का जो एटॉमिक वेट होगा, एक एटम का जो एटॉमिक वेट होगा वो उसके अंदर मौजूद सभी चीजों का टोटल वेट होगा। एक एटम का जो एटॉमिक वेट होगा वो उसके अंदर मौजूद सभी चीजों का टोटल वेट होगा। मतलब प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल वेट होगा वही किसी एटम का एटॉमिक वेट होगा। क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वेट की तुलना में इतना इतना छोटा, इतना इतना छोटा है कि एटॉमिक वेट जो होता है, जो एटम का वेट होता है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का उसमें बहुत बहुत छोटा रोल होता है। ये कुछ ऐसा है, मुझे इस बॉटल का वेट मेजर करना है, मुझे इस बॉटल का वेट मेजर करना है, मैंने मेजर किया, इसका कुछ वेट आया, फिर इस पर एक बूंद पानी गिर गया, एक बूंद पानी गिरने से क्या इसके वेट में कोई खास चेंज आएगा? सर थोड़ा सा तो आएगा, वो थोड़ा सा जो आएगा उस टोटल वेट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कहलाएगा। मतलब अगर मैं उस एक बूंद के वेट को नहीं जोड़ूं तब भी बॉटल की वेट में कोई खास फर्क नहीं आएगा। यही कुछ ऐसा है जब हम एटॉमिक वेट को मेजर करते हैं तो जो एटॉमिक वेट होता है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई खास रोल नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। अपने को याद करना है
कि न्यूट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, मास एएमयू में और स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट आता है अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल है बच्चों वो क्या है, 4 हीलियम 2 पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। इस पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। तो कितने प्रोटॉन है, 2, तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ये हो गया मेरे पास अल्फा पार्टिकल का टोटल चार्ज। अब चलो उसका लिख लेते हैं मास। इसका एटॉमिक मास कितना, 4 एएमयू, तो 4 एएमयू लिख दिया अपन ने। ये हो गया इसका मास, ये हो गया इसका चार्ज, जो किसके बराबर है, 2e के बराबर। चलो निकाल लेते हैं चार्ज और मास का रेशियो। तो जब अपन E by m निकालते हैं, मतलब दिस अपॉन दिस करते हैं, तो वैल्यू आती है 4.79 इंटू 10 की पावर 7 कूलॉम पर केजी। आपको यहाँ पे याद अभी तक क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, याद हो गया, अच्छी बात है। नहीं तो आपको याद रखना है अभी तक कि जो प्रोटॉन का मास है, जो न्यूट्रॉन का मास है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है एएमयू में। तो आप सभी बोलेंगे जहां बैठे हैं, न्यूट्रॉन का मास एएमयू में, न्यूट्रॉन का मास एएमयू में कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास एएमयू में 1.008 एएमयू। प्रोटॉन का मास कितना होता है एएमयू में, प्रोटॉन का मास होता है 1.007 एएमयू। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0.00055 एएमयू, जो बहुत 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 छोटा है। क्लियर, ठीक है साहब, ये तो बात होगी मास की। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले आपने जो सीखा, आपने स्पेसिफिक चार्ज का मतलब सीखा, आपने चार्ज और मास का जो रेशियो का मतलब सीखा, उस पे बेस्ड कुछ सवाल है। तो पहला सवाल मैं सिखा दूंगा, बाकी सबके आंसर आप देंगे, ठीक है। कल एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा। पहला वाला, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज। अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मास, चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज। अपने, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मास की, है ना, कि भाई किसका मास कैसा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मास का। मास का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब सबसे हैवी। तो सबसे हैवी कौन है बेटा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4 एमयू। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, अल्फा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, न्यूट्रॉन का। फिर किसका नंबर आएगा, प्रोटॉन का। फिर किसका नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉन का। ये तो हो गया मास का रेशियो। आ जाते हैं चार्ज पे। तो चार्ज पे भी बात हो ही गई थी। अभी अपन आ जाते हैं स्पेसिफिक चार्ज पे, ठीक है। जो स्पेसिफिक चार्ज है दैट इज ई बाय एम है। चलो उस पे बात कर लेते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे मैं ई मान लेता हूँ, ई मतलब 1 मान लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसे 1 मान ले, तो 1। इलेक्ट्रॉन का मास एमयू में लिख रहा हूं मैं, 0.00055 एमयू। अब सभी मास को एमयू में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन में क्या लिखूंगा, उसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 1, 1 अपॉन एएमयू में 1.007 एएमयू। फिर आ जाते हैं अपन किस पे आ जाते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन कितना लिखूंगा मैं, 1 अपॉन 1.008 एएमयू। क्लियर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास लिख लिया है। या न्यूट्रॉन में चार्ज शायद 0 होता है ना, तो 1 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 0। फिर आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पार्टिकल बोले तो 4 हीलियम 2 पॉजिटिव। कितना चार्ज है, 2, मतलब 2e। तो e को अपन क्या ले रहे हैं, 1। तो 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 सिंप्लीफाई करेंगे हाफ, ठीक। ये हमने सभी को लिख लिया e बाय m। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। फिर ये क्या लिखा है, 1/2 बोले 0.5, और ये 1/1 है। तो 1/1 और 0.5 में 1/1 तो बड़ा ही होगा ना यार। तो सबसे ज्यादा कौन, इलेक्ट्रॉन। फिर किसका नंबर आएगा, प्रोटॉन का। फिर किसका नंबर आएगा, अल्फा पार्टिकल का। फिर सबसे अंत में कौन आएगा, न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन सबसे अंत में क्यों आएगा, क्योंकि 0 है ना यार, ये 0 हो गया। बाकी सब कुछ तो है, बाकी सब कुछ तो है, ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ईपी अल्फा एम। आई होप ये सबको समझ में आया। अगर आप सबको समझ में आया है तो अगले सवाल का आंसर आप देंगे बेटा। आई होप ये आप सबको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है
तो आप अगले सवाल का आंसर देंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ specific charge of proton and alpha particle. Calculate the ratio of specific charge of proton and alpha particle. अपने को प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो बताना है। क्या बात है, लाइन से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लाइन से सही आंसर आ रहा है, वेल डन। इसका आंसर पूरी क्लास से चाहिए बेटा। अगर आप सीख रहे हैं तो आराम से लिखो, तसल्ली से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर लिखो। प्रोटॉन लिखो, प्रोटॉन का चार्ज और मास, फिर नीचे अल्फा पार्टिकल लिखो, उसका चार्ज और मास। ऑल राइट, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे आंसर आए, फिर भी पूछ रहा हूं, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिससे ये सवाल नहीं बन पा रहा है? क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिससे सवाल नहीं बन पा रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात है यार, पूरी क्लास से सवाल बन गया, पूरी क्लास से सवाल बन गया, एंड द करेक्ट आंसर इज 2:1। यार कितना आसान था, फिर भी कोई बच्चा है तो मैं बता देता हूं। यार सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज और मास। किसका पूछा है? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो दोनों का रेशियो पर निकाल रहे हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज 1 का मास 1 AMU लगभग। आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल पे, का चार्ज 2 का मास कितना 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2:1। आई होप अब तो समझ में आ गया है, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस का मास एएमयू में क्यों नहीं लिखा सर? बेटा एएमयू में तो लिखा हुआ है 4, क्या 4 किलोग्राम है क्या? ये 4 किलोग्राम है क्या कि 4 ग्राम है कि 4 माइक्रोग्राम है? यार एएमयू में तो लिख रहे हैं, उसका भी एएमयू लिख रहे हैं, इसका एएमयू लिख रहे हैं। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अब सही जवाब देंगे। Which of the following will have maximum value of E by M? ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। Which of the following will have maximum value of E by M? राजेश बेटा आंसर चेक करें, सुजीत बेटा आंसर चेक करें, तसल्ली से करें, सही जवाब दे, कोई जल्दबाजी नहीं। सुजीत बेटा आंसर चेक करें, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E बाई M। अरे E बाई M ज्यादा, मतलब E ज्यादा, M कम, M कम, मास कम, मास कम तो E बाय एम ज्यादा, मास कम तो E बाय एम ज्यादा, मास कम तो E बाय एम ज्यादा। ध्यान से देखो, सबसे कम मास आपको किसका नजर आ रहा है? यार हीलियम का जो चार्ज है वो है 1 E ले लो, और इसका जो मास है वो कितना है 4। हीलियम 2 प्लस का जो चार्ज है वो कितना है 2, इसका जो मास है वो कितना ले लो 4। H प्लस का जो चार्ज है वो कितना है 1, इसका जो मास है वो कितना ले लो 1। डी प्लस का जो चार्ज है वो कितना ले लो 1, इसका जो मास है वो कितना ले लो 2। आपको दिख नहीं रहा सबसे बड़ा कौन है? क्या कर रहे हो यार? सबसे बड़ा कौन? E by M सबसे बड़ा कौन? एंड द करेक्ट आंसर इज, एंड द करेक्ट आंसर इज 3, एंड द करेक्ट आंसर इज 3। ऑलराइट, तो आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन है। हीलियम का 1/4, हीलियम 2 प्लस का 2/4, H प्लस का 1/1, ड्यूटेरियम का 1/2। क्या बात है यार, बहुत अच्छे। ऑलराइट, ये तो था अपने पास स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर कुछ सवाल, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने एक कंसेप्ट सीखा स्पेसिफिक चार्ज, उस पर सवाल कर लिए। अब आते हैं अगला कंसेप्ट, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें आपको फिर से आपका ध्यान चाहिए 15-20 मिनट के लिए। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको सारा एटॉमिक मॉडल ही पढ़ाया जाता है। सफर शुरू होता है थॉमसन मॉडल से। ये एटॉमिक मॉडल में सबसे बेसिक मॉडल था, और मैं आपको बता दूं कि नीट में अभी कुछ साल पहले थॉमसन मॉडल पे सवाल आया। 2017-2018 में थॉमसन मॉडल पे सवाल आया। आपको एक्सरसाइज टू मिलेगा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सवाल इन पे नहीं आता। सवाल कभी भी कहीं से भी आ जाएगा। आजकल एग्जाम का नेचर ये चल रहा, और जो बेसिक बातें हैं जरूर ढंग से पढ़ें, ठीक है। ऑलराइट, तो थॉमसन मॉडल जो है, थॉमसन मॉडल हाँ 2016 में आया शायद।
जो थॉमसन मॉडल है वो थॉमसन मॉडल से कहानी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे हम जाएंगे रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल काफी एडवांस मॉडल था। एडवांस मॉडल था, उसके बाद वहां पे दो एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक होता है ईएम वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड मॉडल पे सवाल खड़ा कर दिया और इसी वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल होने लगा और फिर आता है बोर एटॉमिक मॉडल, जो हमारे नीट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल के बाद फिर से दो डिस्कवरीज होती हैं। दो डिस्कवरीज होती हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों डिस्कवरीज ने जितना अभी तक इंसान जानता था, जितना अभी तक इंसान सोचता था, इन दोनों चीजों को बदल दिया। और फिर आता है सबसे एडवांस मॉडल, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सफर है वो थॉमसन मॉडल से शुरू होता है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक जाता है। इन दोनों के बीच का जो सफर है यही यही एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी टूट चुकी थी। मार्केट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुके थे। अब सभी साइंटिस्ट के बीच में जद्दोजहद थी, सभी को फेमस होने की एक लड़ाई थी। सबसे पहले मॉडल कौन देगा? थॉमसन ने सबसे पहला अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने कहा मैं समझाता हूं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होता है। उन्होंने कहा मैं समझाता हूं कि अगर एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहां है, वो कैसे है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने दिया अपना मॉडल, जिसे कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ये पहला ऐसा मॉडल था जिसने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन को बताया। थॉमसन ने कहा कि देखो यार, जो एटम है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह है। जो एटम है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह है। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। जो एटम है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह है और इस स्फीयर की सरफेस पर, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस स्फीयर की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कम, ऐसा नहीं है। इस पूरे स्फीयर पर के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर धंसे हुए हैं, वो इसके अंदर फिट है। ये कुछ ऐसा है जैसे वाटरमेलन है, जैसे तरबूज है। जो तरबूज होता है उसके चारों तरफ का जो सरफेस होता है उसे आप एटम का सरफेस मान लें। उस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और तरबूज के अंदर जो काले काले बीज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन मान ले। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज की बीज की तरह वहां धंसे हुए होते हैं। उसने कहा इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। उसने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, उसने कहा इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होते हैं। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं होते हैं। यही वजह है कि थॉमसन के मॉडल को कभी कभी स्टैटिक मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन के मॉडल को स्टैटिक मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वहां धंसे हुए हैं। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल जैसे शब्दों से रिलेट किया जाता है क्योंकि ये कुछ देखने में वैसा ही नजर आता था। इनको लगता था कि जो वाटरमेलन है, जो प्लम पुडिंग है, कुछ ऐसा ही एटम है। थॉमसन का मॉडल बहुत समय तक फेमस था। उस समय तक बहुत फेमस था जब लोगों को कुछ नहीं पता था। तब तो यही सब कुछ था। जब लोगों को कुछ नहीं पता था तब तो यही सब कुछ था। लेकिन जैसे धीरे धीरे साइंस एडवांस होता गया, थॉमसन के मॉडल पे सवाल खड़ा होता गया। थॉमसन के मॉडल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है, इन्होंने कहा जो मास होता है एटम का वो इवनली स्प्रेड होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोगों ने पूछा आखिर ऐसा क्यों होता है? थॉमसन ने कहा बस होता है। बोले ऐसे कैसे होता है? बोले होता है। इसका जवाब उनके पास नहीं था। इनका जो मॉडल है वो एक स्टैटिक मॉडल है। ये स्टैटिक मॉडल उनके दिमाग में कहां से आया? इलेक्ट्रॉन क्यों रुका हुआ है ये उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, एक मिनट, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कुछ बात नहीं करी। और सबसे बड़ी बात कि जो थॉमसन का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पा रहा था। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो एटम है, ये एटम है, तो एटम है तो इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है।
ये दूसरा है, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। जैसे दोनों एटम आएंगे तो यार लाइक लाइक चार्ज का रिपल्शन होना चाहिए। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब थॉमसन के पास नहीं था, और इसी वजह से थॉमसन के पास नहीं था, इसी वजह से थॉमसन का मॉडल बहुत जल्दी खत्म हो गया। थॉमसन का एक स्टूडेंट था, उसका नाम था रदरफोर्ड। उसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा, सर आप जो कह रहे हैं, थॉमसन साहब जो कह रहे हैं, उनका जो मॉडल है, मैं इस मॉडल का वैलिड प्रूफ दूंगा। मैं दुनिया को इस मॉडल का वैलिड प्रूफ देके बताऊंगा कि जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए रदरफोर्ड थॉमसन के पास जाते हैं। बोले सर मेरे पास एक आइडिया है। थॉमसन बोले क्या? बोले सर आपने जो कहा है उसे मैं एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव कर सकता हूं। थॉमसन ने कहा कैसे? बोले सर ऐसा समझिए कि आपने कहा जो एटम का मॉडल है, ठीक है, जो एटम का मॉडल है वो कुछ ऐसा है कि इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। बोले ठीक है। बोले इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं, मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस सरफेस की तरफ आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन होगा, रिपल्शन होके लौट के चला जाएगा। सर जब ये लौट के जाएगा तो मैं दुनिया को बता दूंगा आपने जो कहा वो सही है, आपने जो मॉडल दिया वो सही है, आपने जैसा सोचा वो सही है। एटम के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए। थॉमसन ने कहा बेटा आइडिया तो अच्छा है, जाकर एक्सपेरिमेंट जाकर बेटा जाकर। तो रदरफोर्ड साहब गए एक्सपेरिमेंट करने। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जिस थॉट के साथ गए थे उसी थॉट से एक्सपेरिमेंट किया। उनका थॉट था कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव से टकराएगा, अगर वो लौट के चला जाएगा तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि जो सर कह रहे थे वो सही है। उसने एक्सपेरिमेंट करने का पूरा सेटअप लगाया, बीच में रखा गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड फॉइल है वो दुनिया के सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल में से एक है। मैलिएबल मेटल कहने का मतलब है, मैलिएबल मेटल कहने का मतलब है जिसे आप बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबके पास जो कॉपी है, उस कॉपी के पन्ने को छू के देखो कितना पतला है। आप उस कॉपी के पन्ने को छू के देखो कितना पतला है। बच्चों उस कॉपी के पन्ने की जो थिकनेस है, उस थिकनेस का भी 1/1000वां भाग कर दो, मतलब उसे 1000 गुना और पतला कर दो, वो जितना जितना पतला होगा, एक गोल्ड फॉइल को इतना पतला कर सकते हो। सर पतला करने का फायदा क्या होगा? हम क्यों पतला करें? हम क्यों मेलिबिलिटी का इस्तेमाल करें? क्यों ऐसा करें? तो इमेजिन करिए ये गोल्ड है, ठीक? ये गोल्ड की कई सारी लेयर है। क्या है ये? लेयर है। ये गोल्ड है, ये सच में गोल्ड है। ये गोल्ड है, ये गोल्ड की कई सारी लेयर है। अब इन सभी लेयर पे एटम है। इन सभी लेयर पे क्या है? एटम है। तो जब आप इसे पतला 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 करते 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 एक लेयर में ले आएंगे, या मिनिमम जितने लेयर में ले आएंगे, तो बाकी सभी लेयर के एटम का इस पर जो इंफ्लुएंस होगा वो कम होगा, तो एरर कम आएगा। भाई अपने को एक्सपेरिमेंट करना था, अपने को एटम से टकराना था, तो इस एटम के पीछे भी अगर बहुत सारे एटम होंगे तो बाकी सब एटम का इंफ्लुएंस भी तो इस एटम पे आएगा, तो एरर भी तो आएगा। एक्सपेरिमेंट में एरर आएगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए गोल्ड फॉइल लिया ताकि बहुत बहुत पतला हो जाए। ठीक, ठीक है साहब, लिया होगा। अब ये जो गोल्ड फॉइल है, इस पर अपन ने स्ट्राइक कराया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का यहां पे सोर्स लिया। जो सोर्स है वो है रेडियम। यहां पे अपन ने कोई अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहां पे लगाया, यहां पे एक और इंस्ट्रूमेंट लगा था। इमेजिन करो यहां पे एक और इंस्ट्रूमेंट लगा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है अल्फा पार्टिकल काउंटर। क्या है ये? अल्फा पार्टिकल काउंटर, जो अल्फा पार्टिकल को काउंट करता है। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, अल्फा पार्टिकल को काउंट करता है। इमेजिन करो हमने यहां से 20,000 के आसपास अल्फा पार्टिकल भेजे, यहां से 20,000 अल्फा पार्टिकल गए, यहां से 20,000 अल्फा पार्टिकल गए। अभी जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जा रहे हैं। इनका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, ऐसा नहीं रैंडम चल रहा है। ये लेजर बीम की तरह इनका जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है यहां से निकले, जाके गोल्ड फॉइल से टकराते हैं। रदरफोर्ड को लग रहा था कि भैया जैसे गोल्ड फॉइल से टकराएगा, इस फुटबॉल ग्राउंड के जैसा आपको जो सर्कल नजर आ रहा है ना, इस ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने क्या किया,
इस ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने इसके चारों तरफ लगा दिया जिंक सल्फाइड का एक लेयर, जिंक सल्फाइड का एक लेयर। उनको लगता था कि भैया जो जिंक सल्फाइड लगाया है, अल्फा पार्टिकल आके इस गोल्ड से टकराएगा, वापस इधर आएगा, इधर सिंसलेशन आएगा, क्योंकि मैंने कहा जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है उस पर चार्ज पार्टिकल का सिंसलेशन होता है। तो जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल जाएगा, ऐसा रदरफोर्ड का मानना था, जैसे अल्फा पार्टिकल यहां पे जाएगा, इस एटम से टकराएगा, लौट के इधर आएगा, सिंसलेशन सारा नजर इधर आएगा। जब सिंसलेशन सारा नजर इधर आएगा, मतलब जो हमारे थॉमसन साहब कह रहे थे वो सही है। एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फा पार्टिकल जाके टकराया, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा वैसा न हुआ। उनको लग रहा था कि ये जो सारा का सारा सिंसलेशन है वो इधर आएगा, भाई साहब उल्टा हो गया, सारा का सारा सिंसलेशन इधर नजर आया। मतलब इतना इतना नजर आया कि जितने अल्फा पार्टिकल जा रहे थे वो सारे के सारे यही यही जगमगा रहे थे। थोड़े बहुत इधर चले गए, एक दो एक दो एक दो, लेकिन सारे के सारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक ही जगह पे गिर रहे थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे सारे अल्फा पार्टिकल जाके उधर गिर गए, जैसे इधर कुछ है ही नहीं, सारा का सारा स्पेस एम्प्टी है। इसको अपन ऐसे समझते हैं बेटा, 2 मिनट रुकते हैं, अपन ऐसे समझते हैं, थोड़ा इमेजिन करिएगा, फील करिएगा। मान लीजिए आप सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है, मान लीजिए आप सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है और आप सबके सामने एक दीवार है। आपको नहीं पता दीवार है कि नहीं है, आपको पता करना है कि दीवार है कि नहीं है। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। आजकल जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, कहीं मॉल वगैरह में लगा के रखते हैं, कुछ छोटा सा नेट होता है, उसमें एक मशीन होती है, मशीन से टेनिस की बॉल फेंकी जाती है और फिर क्रिकेट खेला जाता है। इमेजिन करिए आपके सामने वैसी ही मशीन है और ऐसी 20,000 मशीन है, 20,000 मशीन है। ऐसी 20,000 मशीन से एक साथ 20,000 बॉल निकलती है। कितनी मशीन है बच्चों? 20,000, अलग अलग हाइट पे है, ठीक है। ऐसा इमेजिन करिए ये अलग अलग हाइट है, तो ये हाइट है अलग अलग, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, ऐसे करके 20,000 मशीन है। 20,000 मशीन से एक साथ 20,000 बॉल निकलेंगी। आपकी आंख में पट्टी बंधी है, सारी मशीन खड़ी है, आपने बटन दबाया, एक साथ 20,000 बॉल निकली। आपको लगता था अगर दीवार होगी तो सारी की सारी बॉल जाएगी, दीवार से टकराएगी, लौट के वापस आएगी, टप टप की आवाज आएगी, मैं समझ जाऊंगा दीवार। आपने बटन दबाया, सारी की सारी बॉल गई, लेकिन लौट के मात्र 3-4 बॉल आई। एक बॉल तो आके आपको लगी, 20,000 बॉल गई थी, एक बॉल बॉल आके आपको लगी और 3-4 टक टक की आवाज आई। आपने कहा भाई 20,000 बॉल गई थी, एक ही आके मुझे लगी और 3-4 टक टक की आवाज आई, बाकी सब कहां चली गई? अरे बाकी सब मतलब उधर चली गई, अरे बाकी सब जगह खाली है भाई, मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी, बाकी सब जगह कैसी है? खाली। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उनको पता चला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सारे के साथ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल चले जाते हैं। उनमें से बहुत कुछ, a few of them, बहुत कुछ got deflected through small angle, जो थोड़ा बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते से भटक जा रहे थे। इमेजिन करिए ये न्यूक्लियस है, ये चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल जो इधर जा रहा है वो इधर से इधर चला गया। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर जब अल्फा पार्टिकल इधर से जाएगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा, क्या इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल से ही टकराएगा? बेटा इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि अल्फा पार्टिकल को रोक नहीं पाएगा। अगर अल्फा पार्टिकल एक चट्टान है तो इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पत्थर है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, अल्फा पार्टिकल अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट नहीं होगा, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए वो निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं अल्फा पार्टिकल को छू पाएगा, इलेक्ट्रॉन से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, हो सकता है नाम मात्र का हो, वो अपने काम का नहीं है। तो जो इधर से जाएगा वो एज इट इज चला जाएगा। लेकिन ऐसे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के करीब आएंगे,
जो न्यूक्लियस के करीब आएंगे, जो न्यूक्लियस के करीब आएंगे वो इसके पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो जाएंगे। इस रिपल्शन की वजह से उनका पाथ भटक जाएगा, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो जिस रास्ते पे आ रहे थे उस रास्ते से अलग चले जाएंगे। हम कहेंगे ये वो अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के करीब आए। लेकिन वहीं पे एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से बाउंस बैक हुआ 180 डिग्री का 180 डिग्री सॉरी 180 डिग्री का 180 डिग्री का 180 डिग्री का बाउंस बैक हुआ। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौटा। ये वो अल्फा पार्टिकल था जो जाके सीधे न्यूक्लियस से टकराया। यार अपन ने 20,000 अल्फा पार्टिकल भेजे थे, उसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज चले गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुए थे, एक ऐसा था जो लौट के आया था। सर ये सब पता कैसे चल रहा था? ये सब कुछ पता चल रहा था जिंक सल्फाइड के सिंसलेशन में। बहुत सारा सिंसलेशन यहां हुआ, थोड़ा बहुत यहां कहीं हुआ, एक ऐसा था जो एज इट इज लौटा। आप सोच सकते हैं यहां पर भी अपन ने कहीं पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाया होगा जिससे पता चला। उनके ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारे पार्टिकल चले गए। दूसरा था कि कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और वहीं पे कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो 180 डिग्री पे लौट आए। सवाल है ये कहना क्या चाहता है, इसका कंक्लूजन क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता क्या है, आखिर ऐसा हमें क्या सिखाता है? एक बात तो पक्की है कि जो थॉमसन साहब कह रहे थे कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल बॉल की तरह होता है जिसमें मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है। सारी की सारी जगह भरी हुई नहीं है, बहुत सारी जगह खाली है। क्लियर? ठीक है साहब, बहुत सारी जगह खाली है। अब इसको अपन मॉडल में कैसे बांधें, ये दिखेगा कैसा, इसका मतलब क्या है? अब इसको आप ऐसे सोचो बेटा कि 20,000 बॉल का एक वॉल्यूम है। सोचिएगा थोड़ा सा, 20,000 बॉल का एक वॉल्यूम है। अब 20,000 बॉल का एक वॉल्यूम है, उसमें से आपकी आंखों पट्टी बंदी है, उसमें से मात्र एक बॉल आपकी तरफ आई, तो आप क्या सोचोगे यार, 20,000 में से 19,999 बॉल चली गई, मतलब 19,999 के इक्विवेलेंट का वॉल्यूम वैकेंट है, मात्र एक बॉल वापस आई, मात्र एक बॉल के बराबर का वॉल्यूम वहां पे है। मतलब बीच में कहीं हर्डल है, बीच में कहीं ऑब्स्टिकल है, पर वो जो है वो एक बॉल के बराबर का वॉल्यूम है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में वो जो हर्डल था, उन्होंने कहा यहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, यहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है। ये जो बीचों बीच किसी एटम के बीचों बीच है, यहीं पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उन्होंने कहा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपसे बात कह रहा था एक बार वो देख लेते हैं। कंक्लूजन्स वर ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। क्या क्या, मैं डाउट एक साथ लूंगा, पहले सुन लो इसको। कंक्लूजन क्या क्या उनके दिमाग में आया। Since most of the alpha particle went straight through the metal foil and deflected, it means that there must be very large empty space within the atom. इसका मतलब है वहां बहुत सारी खाली जगह है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपने रास्ते से भटक गए, जो अपने रास्ते से भटक गए, ये वो अल्फा पार्टिकल थे जो पॉजिटिव चार्ज के करीब गए, जो न्यूक्लियस के करीब गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्योंकि जा रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ये वो थे जो न्यूक्लियस के करीब जा रहे थे। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसे जा रहा था वैसे लौट आ रहा था। इसका ये मतलब था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, और उन्होंने इसी स्मॉल वॉल्यूम का नाम दिया न्यूक्लियस। एक्चुअल में उन्होंने इसे बोला था न्यूक्लियॉन, क्योंकि उन्होंने कहा था ये न्यूक्लियॉन है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। उन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लियॉन। क्लियर? तो ये तो हो गया अपना न्यूक्लियॉन, कि उन्होंने कहा ये बीच में न्यूक्लियस है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये एक्चुअल में जो न्यूक्लियॉन है, यहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये सारा उनका कंक्लूजन था रदरफोर्ड का। इसी कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं। वो जो अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं, वो एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने कहा मेरा मॉडल थॉमसन के मॉडल से डिफरेंट है, और मेरे मॉडल में बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है इसे ही उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियॉन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियॉन। आपको इस पॉइंट में लिखा मिलेगा
कि where all the protons and neutrons are present, protons and neutrons are collectively referred to as nucleon. उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? न्यूक्लियन। और इस न्यूक्लियन में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, उन्होंने कहा न्यूक्लियस बिल्कुल बीचों बीच है। अब ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, उन्होंने इसका भी पता लगाया। उन्होंने ये जो पता किया, ये इसी कंसेप्ट से पता किया कि जैसे ये इसी कंसेप्ट से पता किया कि जैसे अपन कह रहे हैं ना कि 20,000 बॉल गई, 20,000 बॉल में से 20,000 बॉल में से एक बॉल आई, तो 20,000 बॉल का वॉल्यूम और एक बॉल का वॉल्यूम, वहां से अपन ने इसको रिलेट किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो एटम होता है, एटम का रेडियस, एनसीईआरटी में रेडियस लिखा है इसलिए यहां पे रेडियस लिखा है। ठीक है, जो रेडियस होता है किसका? एटम का। एटम का जो रेडियस होता है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के ऑर्डर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। मतलब 10 की पावर -10 मीटर का ऑर्डर होता है। तो आपको याद रखना है कि एज पर रदरफोर्ड, एटम का जो रेडियस होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो कई बार सवाल में आता है, तो आप बोलते हो सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है, और 10 की पावर -15 मीटर यानी कि एक फर्मी होता है। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एक फर्मी के ऑर्डर का है, और एटम का जो रेडियस है वो एक एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। यहां कहने से फील नहीं आता, अब जो मैं कहने वाला हूं आपको फील आएगा, आखिर एटम और न्यूक्लियस कितना बड़ा है। तो अपन क्या करते हैं, एटम और न्यूक्लियस के डायमीटर का रेशियो निकालते हैं। डायमीटर होता क्या है? 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर है तो 2 ऊपर 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा। मतलब डायमीटर का रेशियो पूछे या रेडियस का रेशियो पूछे, बात बराबर है। तो अपन ने सबसे ऊपर लिखा है एटम का डायमीटर कितना आएगा सेंटीमीटर में, 10 की पावर -8। नीचे कितना आएगा सेंटीमीटर में, 10 की पावर -13। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 10 की पावर 5। इसे बच्चों फील करिएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एटम एटम और न्यूक्लियस में जो रेशियो है साइज का वो 10 पावर 5 है, और 10 पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख। इसे आप ऐसे फील करो कि अगर न्यूक्लियस 1 मीटर, अगर न्यूक्लियस 1 मीटर है तो जो एटम है वो 1 लाख मीटर का है भाई। अगर न्यूक्लियस 1 मीटर, डायमीटर ले लो आप, तो उसका जो एटम है वो 1 लाख मीटर का है। या इसे आप ऐसे कह सकते हो कि एटम अगर एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह है तो उस पर रखी एक छोटी सी टेनिस की बॉल न्यूक्लियस की तरह है। एटम अगर एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह है तो उस पर रखी एक टेनिस की बॉल, उस पर रखी एक टेनिस की बॉल न्यूक्लियस की तरह है। मजा तो तब आता है उस न्यूक्लियस जो कि टेनिस बॉल की तरह है पूरे फुटबॉल ग्राउंड में, उसी न्यूक्लियस के अंदर सारा न्यूट्रॉन है, सारा प्रोटॉन है। इतने भारी भारी इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे हल्की चीज बाकी एटम में घूम रहे, बाकी फुटबॉल ग्राउंड में घूम रहे, और उसी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो अंदर बैठे हैं। मतलब इमेजिन करो न्यूक्लियस के अंदर कितनी बड़ी ताकत है जो इतनी भारी भारी चीजों को इतनी छोटी जगह में बांध के रखती है। तभी कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, उन्होंने न्यूक्लियॉन्स का कंसेप्ट दिया, उन्होंने साइज के बारे में बताया, यहां तक कि उन्होंने किसी भी एटम के रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का तरीका भी दिया। उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो न्यूक्लियॉन्स के नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो उसके न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब मास नंबर, जैसे कार्बन का मास नंबर है 12, तो न्यूक्लियॉन कितना है इसका? 12। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो न्यूक्लियॉन के, किसके बच्चों? न्यूक्लियॉन के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट लगाया तो R बराबर R नॉट इंटू A की पावर 1/3। सर ये R नॉट क्या है? R नॉट की वैल्यू है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। इसे आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ये हो जाता है 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। कुछ देर पहले मैंने कहा था 10 की पावर -15 मीटर होता है 1 फर्मी, तो इसे आप कह सकते हो 1.33 फर्मी। ये होता है R नॉट। अब हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का फॉर्मूला है R बराबर R नॉट इंटू A की पावर 1/3।
क्लियर? तो जब मैं इसी वैल्यू को पुट करता हूं तो बन गया r इक्वल टू 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 13 इंटू 1 पावर 1/3 सेंटीमीटर। इसे आप ऐसे याद करो या इसे आप ऐसे याद करो, r इक्वल टू 1.33 इंटू a की पावर 1/3। पर याद रहे यहां पर ये फर्मी में है, तो यूनिट कन्वर्जन पे सवाल आएगा, मैं कुछ देर में कराऊंगा। फिलहाल कंक्लूजन नंबर 1 न्यूक्लियस होता है, कंक्लूजन नंबर 2 डायमीटर का रेडियस रेशियो, कंक्लूजन नंबर 3 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला r इक्वल टू r नॉट, r इक्वल टू r नॉट इंटू a की पावर 1/3। याद हो गया? बोलो याद हो गया? बोलो याद हो गया? बोलो याद हो गया? ऑलराइट, क्या बात है, ठीक है। तो ये तो था अपना कंक्लूजन। अब जैसे अपन ने रेडियस का रेशियो निकाला तो वैसे ही वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं। मैं क्यों निकाल रहा हूं रेडियस का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, फिर अपन आएंगे डेंसिटी पे। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले लोगों ने सवाल ये पूछा कि रदरफोर्ड एक बात बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। रदरफोर्ड एक बात बताइए कि आपने कहा कि न्यूक्लियस ही सारा का सारा कंसंट्रेटेड मास है। तो सर जब न्यूक्लियस पे सारा कंसंट्रेटेड मास है तो फिर किसी भी एटम का वॉल्यूम कहां से आता है? किसी भी एटम का वॉल्यूम कहां से आता है? तो रदरफोर्ड ने कहा देखिए ऐसा है, जो एम्प्टी स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस उन्होंने उसका नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अलावा जो एम्प्टी स्पेस है रदरफोर्ड ने कहा वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यहीं पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है किसी भी एटम का वही वॉल्यूम का फैक्टर है। तो कोई भी एटम जितना बड़ा होगा, एटम जितना बड़ा होगा उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उतना बड़ा होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कम होंगे, मतलब उसका वॉल्यूम छोटा होगा। इन जनरल अपन जब वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एटम का 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही न्यूक्लियस का 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 10 पावर 15 आ जाएगा। तो वॉल्यूम का रेशियो होता है 10 की पावर 15 और रेडियस और डायमीटर का रेशियो 10 पावर 5। आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने कहा यह न्यूक्लियस होता है, उन्होंने कहा रेशियो ये होता है, उन्होंने कहा किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस ऐसे निकलता है, उन्होंने कहा वॉल्यूम का रेशियो ये होता है, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम के जैसा है। ये जो आपके सामने मॉडल बनाया यही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। मैं सच बताऊं ये जो मॉडल है बहुत पुराना है, फिर भी बच्चों से पूछा जाए बच्चों एटम कैसा दिखता है, बच्चे आज भी यही कहते हैं सर न्यूक्लियस है चारों तरफ घूमता इलेक्ट्रॉन है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? एक बच्चे ने लिखा है सर आप ये टॉपिक जल्दी वाला कर दो और सर ये बेसिक है। जब सवाल पूछूंगा मुझे आपका नाम याद है, देखता हूं मैं आप कितनी बार सबसे पहले आंसर देंगे, देखता हूं मैं कितनी बार आप सबसे पहले आंसर देंगे। नहीं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, अपने को पढ़ना है, दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। एग्जैक्टली, बिल्कुल बेटा। ओके, तो अब अपने को ये समझ में आ गया कि रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल में बेसिक बेसिक बातें क्या है। रदरफोर्ड मॉडल में आपको साइज का रेशियो याद रखना है, वॉल्यूम का रेशियो याद रखना है, न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है। यहां तक रदरफोर्ड कहानी थी। रदरफोर्ड ने कहा मेरा मॉडल ऐसा दिखता है। अब हुआ क्या, थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल गलत हो गया, रदरफोर्ड मॉडल आया। जब रदरफोर्ड मॉडल आया तो उसी समय एक थ्योरी आई थी, और वो जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से एक सवाल पूछा जिसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। वो सवाल क्या था वो मैं आपको बताता हूं, उसके पहले मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। हालांकि दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है। ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल आए, डिफ्लेक्ट हुए,
तो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल का नंबर बोल रहा हूं मैं म्यू, ठीक है, और वो जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे उसे बोल रहा हूं मैं थीटा। तो म्यू और थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, मतलब डिफ्लेक्टेड पार्टिकल और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन होता है, आपको याद रखना है। जो म्यू है वो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल का नंबर है, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 की पावर 4। आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, सर फिर क्यों बताया, कभी कभी सवाल आपको हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 की पावर 4। इज दिस क्लियर? मतलब जितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एक एंगल पे डिपेंड करते हैं, वो कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि बेटा जो रदरफोर्ड का मॉडल आया वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसी समय तो बाद में करेंगे क्योंकि टाइम कम है। उसी समय एक थ्योरी आई और उस थ्योरी का नाम था मैक्सवेल थ्योरी। आप सबका ध्यान चाहिए अगले 4 मिनट। मैक्सवेल की थ्योरी आई, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से एक सवाल पूछा जिसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए और यहीं से रदरफोर्ड के मॉडल पे सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल क्या था आप सब सुनिएगा। मैक्सवेल की थ्योरी आई थी, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है, पहले वो थ्योरी क्या थी वो सुन लो। मैक्सवेल की थ्योरी कहती है जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेटेड मोशन में जाएगा, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेटेड मोशन में जाएगा तो वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा और जो एनर्जी का एमिशन होगा वो ईएम वेव के रूप में होगा, और जो एनर्जी का एमिशन होगा वो ईएम वेव के रूप में होगा। जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा तो वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा और जो एनर्जी का एमिशन होगा वो ईएम वेव के रूप में होगा। ये मैक्सवेल की थ्योरी आ चुकी थी, रदरफोर्ड भी पढ़ लिए। अब रदरफोर्ड और मैक्सवेल एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे। तो मैक्सवेल बैठे थे, रदरफोर्ड को बुलाए, रदरफोर्ड इधर आइए इधर आइए। रदरफोर्ड गए, बोले रदरफोर्ड साहब आप एक बात बताइए, आपका जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम के जैसा है। बोले सही है साहब, बिल्कुल सही कह रहे। बोले आपने कहा बीचों बीच न्यूक्लियस है। बोले सही है। बोले आपने कहा इलेक्ट्रॉन है। बोले सही है। बोले आपने कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा। बोले सही है। बोले आपने कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा। बोले सही है। बोले आपने कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा। बोले सही है। बोले आपने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है। बोले सही है। अरे सर्कुलर मोशन क्या एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है? जी हाँ, जो सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। जो सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। बोले आप मानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है? बोले मानते हैं। बोले रदरफोर्ड साहब आपने मेरी थ्योरी तो पढ़ी होगी, मैंने प्रूव करके बताया। बोले पढ़ी है। बोले एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है। ये एक्सेलरेटेड मोशन में जब जाएगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन में जब जाएगा तो अपनी एनर्जी को एमिट कर जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है तो उसे अपनी एनर्जी एमिट करना चाहिए। जब एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। मान लो भी एक्स एनर्जी, अब एक्स एनर्जी से वो घूम रहा है, तो जब एक्स एनर्जी से घूम रहा है तो कुछ देर के बाद उसकी एनर्जी एक्स से थोड़ा कम हो गई। जब उसकी एनर्जी एक्स से कम होगी तो अंदर बैठा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। एनर्जी को एमिट करने से उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसकी एनर्जी कम होने से न्यूक्लियस उसको अपनी ओर ताकत से खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है। एनर्जी के एमिट होने से उसकी ताकत कम हो रही है, न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच रहा है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर डीप हो जाएगा। मैक्सवेल ने पूछा रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड एक बात बताइए, रदरफोर्ड एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब वो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है श्रिंक हो जाएगा। जब एक समय ऐसा आएगा चीजें हमारे सामने जो दिख रही वो श्रिंक होते होते गायब हो जाएंगी। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों ऐसा नहीं होता?
ऐसा होना चाहिए, एनर्जी को एमिट करना चाहिए, एमिट करने से उसे डिप होना चाहिए। आखिर वो डिप क्यों नहीं होता, आखिर वो क्यों ऐसा नहीं होता? रदरफोर्ड से सवाल पूछा मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड कहे मुझे नहीं पता ऐसा क्यों नहीं होता। रदरफोर्ड ने कहा मुझे नहीं पता ऐसा क्यों नहीं होता। दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये रदरफोर्ड मॉडल का एक मेजर ड्रॉबैक था और यहीं से रदरफोर्ड मॉडल पे सवाल खड़ा हो गया। तो रदरफोर्ड मॉडल का अपन जब लिमिटेशन पढ़ते हैं तो लिमिटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो यही था कि मैक्सवेल के हिसाब से रदरफोर्ड का जो मॉडल था, he was unable to explain, he was unable to explain the stability of an atom, he was unable to explain why such things don't happen, he was unable to explain क्यों इलेक्ट्रॉन डिप नहीं हो जाता है। इसका जवाब है पर रदरफोर्ड के पास नहीं था। जिसने दिया उसने अपना मॉडल बना दिया। क्लियर? तो ये था रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक। मैं आपसे सबसे पहले आज की क्लास का हैंडआउट शेयर कर लेता हूं। एक बच्चे ने डाउट पूछा है, कैन वी से दैट वॉल्यूम आउटसाइड द न्यूक्लियस इज वैक्यूम? नहीं कह सकते बेटा, कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसे कुछ भी वैक्यूम जो नहीं दिखा वैक्यूम। सर वाई रदरफोर्ड ऑफ मेटल इज ऑल्सो, अरे यार इतने टाइप आते हैं कि ऊपर चला जाता है। सर वाई रदरफोर्ड ऑफ मेटल इज ऑल्सो, वाई रदरफोर्ड, बेटा फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, हम अभी केवल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लिंक, हम लिंक देता हूं बेटा। वाई डू वी नीड स्पेसिफिक चार्ज? हमें स्पेसिफिक चार्ज क्यों चाहिए बेटा? सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज आया था, स्पेसिफिक चार्ज की मदद से अपन ने मास निकाला। स्पेसिफिक चार्ज का रोल इसलिए बढ़ जाता है, नंबर वन एक्सपेरिमेंटल मास मिला, नंबर टू एग्जाम में आता है, टर्म याद होना चाहिए। जब नहीं बोलो ना स्पेसिफिक चार्ज तो बच्चे को सर ये क्या होता है, वो तो मैंने बोल दिया समझ में आता है सर, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास। नहीं बोलो तो आधों को तो पता ही चलता ये है क्या। लिंक अभी मैं दे देता हूं, लिंक अभी देता हूं, मैं थोड़ा ऑनलाइन रहे। टेस्ट सिलेबस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट की, इन सबकी आपको ऐप पे मिलेगी, ठीक है? ऑल राइट, मैं सबसे पहले आपसे आज की क्लास का हैंडआउट शेयर कर लूं, एक मिनट। हेलो, मैंने अभी आप सबसे एक आज की क्लास का हैंडआउट शेयर किया है, आप सबके सामने पॉपअप आया होगा, उस पॉपअप को डाउनलोड कर लें। उस आज के आज के हैंडआउट में मेरी बात सुनो ध्यान से, आज के हैंडआउट में मैंने लिंक भी शेयर कर दिया तो आप सबको मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं चैट बॉक्स में भी आपसे लिंक शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके खोलो, कॉपी पेस्ट करो फिर नए ब्राउजर में खोलो तो आपको यहां से सारा हैंडआउट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है?
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितना आपको पढ़ाया आज रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसमें न्यूमेरिकल आएगा और धीरे धीरे हम लोग बोर्ड मॉडल तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।